अरे गुरु जी का प्रवचन जारी है। उसी तरह काबली साहब कमेटी के सदस्य सभी की ओर से हम संजय जी का इधर अभिवादन करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आए, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रफुल्ल भाई सेलट, गुजराती सेवा मंडल के, उनका बहुत अच्छा योगदान हमको मिला है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अभी मैं सभी लोगों को नमस्कार। मैं अभी भाषण नहीं शुरू कर रहा हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इसके ऊपर 2 लाइन बोलना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम का नाम जानते हैं, खासदार आपल्यादार, मतलब आपका एमपी आपके दरवाजे पर आकर बैठा है। दरवाजे पर आकर बैठने का अर्थ यह है कि आमतौर पर हमारे देश में एक ऐसी परंपरा बनी है कि एमपी हो या एमएलए हो या कॉर्पोरेटर, खासकर एमपी, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, तो वो इलेक्शन ही मिलता है। अब पूरे 5 साल कहीं दिखता नहीं। कई बार अपोजिशन वाले बेचारे उसके लिए पोस्टर लगाते हैं ना, पायलट का ढूंढ के लाओ तो 100 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे, जिसकी जितनी क्षमता। तो जब मैं भी चुनाव लड़ रहा था तो इस प्रकार की बातें हुई थी, और मेरे पहले जो हमारे साथी थे, पार्टी के यहाँ के खासदार थे, उनके बारे में कुछ ज्यादा ही प्रचार प्रसार हुआ था। तो मुझसे लोगों ने पूछा कि आप भी वैसा ही करेंगे क्या? अजय सुशीला बेन क्यों आके चली गई? क्यों सुशीला बेन, आप क्यों जा रही हो? तमें आवी जाओ अनपैसो। हमारी कांग्रेस की बहुत पुरानी नेता हैं और इस इलाके के नगर सेविका रहे। मैंने ऐसी एक भूमिका ली। तो मुझसे लोगों ने पूछा था कि आप भी ऐसा ही कुछ करेंगे क्या? कि चुनाव में आए हैं, अगर जीत गए उसके बाद 5 साल बाद दिखेंगे ही नहीं। मैंने कहा कि नहीं, हम मुझमें और मेरे पहले के जो यहाँ पर कांग्रेस के सांसद हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और वो एक फिल्म एक्टर थे। उनको एक जवाबदारी दी गई थी कि बीजेपी का विकेट गिराना है, उन्हें गिरा दिया। आगे की जवाबदारी मेरी है कि कांग्रेस का विकेट कैसे यहाँ पर स्थिर रखना है, इसके लिए मैं आया हूं। तो कांग्रेस का विकेट यहाँ टिका कर रखने के लिए जरूरी है, किसी भी पार्टी का विकेट अगर कोई टिकाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसको काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं आपके बीच रहूंगा, हर सुख दुख में शामिल रहूंगा। और मुझे लगता है कि पिछले 3 वर्ष होने को है मुझे आपका एमपी बने। 3 वर्ष से ज्यादा हो गए, 3 वर्ष कुछ महीने हो गए। मुझे नहीं लगता कि पूरे उत्तर मुंबई के लोगों को, कम से कम मेरे लिए मेरी जो एक्सेसिबिलिटी है और जो अवेलेबिलिटी है, ये 2 चीजें कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूं लोगों के लिए और एनी टाइम एक्सेसिबल रहूं लोगों के लिए, इन दोनों मामलों में किसी को शिकायत होगी मुझसे, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर शिकायत है तो मैं शिकायत सुनने के लिए तैयार हूं और अपने आप में और भी सुधार करने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन मैंने सोचा कि सिर्फ एक्सेसिबल रहने और अवेलेबल रहने, लोगों के लिए उपलब्ध रहने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, काम नहीं करते उनका, तो उस पर्पज से मैंने सोचा मैं खुद जाना शुरू करता हूं। तो कुछ महीने से हम लोगों ने, कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले हमने शुरू किया कि एक हर सोसाइटी में हर संडे को, हर रविवार को किसी न किसी सोसाइटी में जाया जाए और वहां के लोगों को आमंत्रित किया जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनको सुना जाए। क्योंकि मैं सिर्फ भाषण देके निकल जाऊं उसका कोई अर्थ नहीं है। आपके मन में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपकी क्या तकलीफें, क्या समस्याएं हैं। विशेषकर अगर मैं हाउसिंग सोसाइटी के लोगों की बात करूं तो उनकी समस्याएं कोई ऐसी नहीं है। आइए, बीएमसी के ऑफिसर आए हैं, आइए बेटे। तो हाउसिंग सोसाइटी के लोगों के बारे में अगर सोचा जाए तो वो एक सक्षम लोग होते हैं। उनके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपनी नौकरी है, अपना परिवार है, अपनी सैलरी, अपना पगार है। वो दिन रात कोई आपके ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की उनको जरूरत पड़ती है। जहां रह रहे हैं वहां पर जो एक नागरिक सोई सुविधा का प्रश्न है, उससे जुड़ा हुआ विषय,
या उनके अपने कुछ विषय होते हैं, किसी को अपना पासपोर्ट का एक प्रॉब्लम है, किसी का गैस का कनेक्शन का प्रॉब्लम है, किसी का एडमिशन का प्रॉब्लम है, किसी की नौकरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को जानने समझने के लिए आपके पूरे इस इलाके, इस परिसर में जो सिविक कम्युनिटीज का क्या प्रश्न है, हालांकि ये एमपी का विषय नहीं है, लेकिन हम सबको, हम जितने एमपीज हैं मुंबई के, हम सबको लिटरली कॉर्पोरेटर बना के रखा गया है, क्योंकि जो काम कॉर्पोरेटर करते वही हमको भी करना पड़ता है। और आप नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव होने का। मैं ना नहीं कह सकते कि मैं एमपी में तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ये गटर साफ कराना, मेरे पास फोन आते हैं, साहब हमारा गटर साफ ने करा दो, अब मैं बीएमसी वाले को रिक्वेस्ट करता हूँ भैया उनका गटर साफ कर दो। ठीक है, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। हाँ, हमारे यहाँ जो एक पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, उसके तहत 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो एक लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं। तो तीनों के काम बटे हैं, तीनों के अलग अलग, तीनों की जवाबदारी है। लेकिन मुंबई के जनजीवन में इन जवाबदारियों को बहुत बांट के नहीं रखा जा सकता, आपको एक साथ सबका काम करना ही पड़ेगा और करना है। और मैं पिछले कई वर्षों से सब करता आ रहा हूँ, विशेषकर जो हाउसिंग सोसाइटी का विषय है, उन विषयों के ऊपर मैं बहुत काम करता रहा हूँ, जिसमें डीम्ड कन्वेंस का एक विषय आपको पूरी जानकारी होगी। हालांकि इसके खिलाफ बहुत दुष्प्रचार भी हुआ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी के साथ आपको बताना है कि पिछले 3 वर्षों के प्रयास के बाद महाराष्ट्र सरकार ने डीम्ड कन्वेंस का एक बिल्कुल नया कायदा बना करके लागू कर दिया। उसके लिए रूल्स फ्रेम कर दिए। एक नया डीडीआर का ऑफिस कांदीवली में हम लोगों ने मांगा, वहां पर डीडीआर का ऑफिस आ गया। और पिछले 1 साल के अंदर जिन लोगों ने डीम्ड कन्वेंस के लिए अप्लाई किया, ऐसे सिर्फ नॉर्थ मुंबई में लगभग 500 लोगों को डीम्ड कन्वेंस का डॉक्यूमेंट विद सिग्नेचर मिल गया, यानी डीडीआर ने इशू कर दिया। अब आगे के 2 और स्टेप है, उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा जो विषय है उसका सिटी सर्वे में जाकर के प्रॉपर्टी कार्ड में नाम डलवाना होता है। वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम दूर करने में लगे हुए। तो एक डीम्ड कन्वेंस का विषय, अभी नया विषय जो निकल के आया है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का, जो हम लोग अलग अलग सोसाइटीज में जाते हैं, वहां पर पता चलता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है और ओसी नहीं है, जिसकी वजह से उनको पानी का जो टैक्स हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो, ये सारे डबल ट्रिपल के हिसाब से देना पड़ता है। तो उसके लिए हम काम कर रहे थे। इस बीच कल ही अखबारों में, कल या परसों अखबारों में आया, कल भी आया, हमारे मुख्यमंत्री, हमने बहुत पहले से, मैं तो 2004 से लगा हूं इसके ऊपर ओसी के मामले पे। 2004 में जब लगा तो उस समय एक एमनेस्टी स्कीम लाया गया कि जिसके पास भी ओसी नहीं है, एक सर्टेन अमाउंट पे करे, बीएमसी उसको ओसी दे देगी। उसके बाद बंद हो गया। फिर मैं यहाँ पर आपका एमपी इलेक्ट होने के बाद फिर से मैं उस कैंपेन पे लगा। जब यहाँ देखा कि बहुत सारे सोसाइटीज के पास ओसी नहीं है, फिर मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को और अपने जयराज फाटक जी उस समय कमिश्नर थे, उनको चिट्ठी लिखी कि भाई एक बार फिर से आप एमनेस्टी स्कीम लाइए। और कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ऐसी घोषणा की है कि बहुत जल्दी ओसी का एक एमनेस्टी स्कीम फिर से आ रहा है, और जिसमें अगर बिल्डर ने ओसी नहीं दिया है और बहुत बड़ी पेनल्टी है, तो उसका एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। एक मतलब रिजनेबल अमाउंट चार्ज करते हुए जितने भी मुंबई में बिल्डिंग हैं, उन तमाम बिल्डिंगों को ओसी दिया जाएगा। लगभग 3000 सोसाइटी सिर्फ नॉर्थ मुंबई में ऐसी है जिनके पास ओसी नहीं है। तो ये जो सोसाइटी के ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल बनता है, और आपकी अपनी एक लिमिटेशन हो जाती है। आप बीएमसी के ऑफिस में जाते हैं, कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, कोई मदद नहीं करता। तो ये सारे इश्यूज पे चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आज यहाँ पे आया हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग बोलें, आप में से जिसको अपनी अपनी सोसाइटी की बात करनी है, अपनी अपनी प्रॉब्लम की बात करनी, बताइए, ताकि मैं यहाँ पर नोट कर सकूँ और पूरे टीपीएस में क्या क्या समस्या है, क्या क्या तकलीफें हैं, वो जानूं। मैं टीपीएस में पहली बार आ रहा हूं। पिछले 3 वर्षों से मैं टीपीएस की मीटिंग रखना चाह रहा था और कोई ऑर्गेनाइज करके नहीं दे रहा था, इसलिए मैं खुद ही घुस गया कि चलो मैं ही ऑर्गेनाइज करूंगा। और जिन लोगों ने, गिरीश भाई वगैरह ने, विजय सुत्राले जी जो हमारे चेयरमैन है टीपीएस के, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूं कि टीपीएस के लोगों से मिला जाए, और जितने भी आ सके, 10 लोग आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों से मिला जाए, बात की जाए, टीपीएस की तकलीफों को समझा जाए। तो पहली बार टीपीएस के लोगों से मुखातिब हो रहा हूं मैं, पहली बार टीपीएस के लोगों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। खुल के अपनी जितनी बात हो मेरे सामने रखिए, ताकि मैं जानूं, समझूं, सारी की सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। अगर कुछ रह जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं कम से कम प्रोसेस शुरू कर दूंगा। आज नहीं, 6 महीने बाद या साल भर बाद वो भी समस्याएं सॉल्व हो सके। तो एक एक प्रॉब्लम बताइए, ऐसा मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं बहुत सारे फॉर्म्स आपने भर के भी दिए हैं, फिर भी जिन लोगों ने फॉर्म भर के भेजे हैं, आप चाहें तो आप मौखिक तौर पे भी बता सकते हैं, ताकि मुझे एक आइडिया मिल सके। शुक्रिया, आप सभी लोगों का स्वागत। और मैं देर से आया, इसके लिए क्षमा करिए। बगल में जामली गली देरासर में एक मुनि जी का प्रवचन चल रहा था, वहां बुलाया गया था, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं गया था। धन्यवाद। टोटे साहब और तुराज साहब हैं, 2 बीएमसी के 2 अधिकारी हैं।
बीएमसी से जुड़े क्या पानी वानी का जो टाइमिंग सही नहीं है या प्रेशर सही नहीं है या मेंटेनेंस वाले भी हैं, तो इन विषयों के ऊपर जो बताना चाहें सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी और इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कहना चाहें तो बताइए। हमारे बीच अपने अशोक सुत्राले जी, हमारे जिलाध्यक्ष, जो खुद बोरीवली के एक बहुत ही जाने माने नागरिक हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर वर्कर हैं। विजय सुत्राले जी के छोटे भाई हैं, हाँ छोटे भाई हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं, हमारे इस इलाके के बोरीवली कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं। सुत्राले जी बैठे हैं। शास्त्री जी हमारे कांग्रेस के बहुत ही ज्येष्ठ नेता हैं इस विभाग के। शिवा शेट्टी जो बगल के गोराई क्षेत्र के हमारे नगर सेवक हैं, ऐसे शिवा शेट्टी जी हैं। दिलीप पंडित जी कभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत जगमगाता चेहरा था, ये जगमगाता चेहरा अब हमारे पास कांग्रेस के पाले में आया हुआ है और हम इनके माध्यम से बहुत मदद मिल रही है हमको। बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। जॉर्ज साहब हैं, जॉर्ज अब्राहम साहब मेरे खास दोस्त हैं, रहने वाले कलीना के हैं, लेकिन जब से मैं एक्टिव हुआ मेरे साथ उत्तर मुंबई में काम करते, 3 बार कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और बेसिकली हाउसिंग सोसाइटी के इश्यूज को बहुत अच्छे ढंग से जानते समझते हैं। तो कन्वेंस ओसी वगैरह के मामले में अक्सर मैं इनकी मदद लेता हूं। भूषण पाटिल आप जानते होंगे, भूषण पाटिल बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है इस इलाके का। बोरीवली में हमारे एमएलए के कैंडिडेट थे पिछले इलेक्शन में। इसके बाद फिर यहाँ पे बगल में जो क्या 16 नंबर वार्ड में पिछली बार कॉर्पोरेशन लड़े। ईश्वर ने साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन हमारा काम है प्रयास करते रहना। कभी ना कभी तो जो किस्मत है वो भी हिम्मत हार जाएगी और इनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो अपने सभी बीएमसी के लोग, गिरीश भाई विशेष तौर गिरीश भाई के साथ, बाकी हमारे अमित भाई, सुनील भाई, हंसमुख भाई और हमारे अमित भाई भी दिलीप भाई के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल हुए। अमित व्यास के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि बहुत भागवत कथा वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए अब कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के झंडे के नीचे अब आप हमारे लिए भागवत कथा का आयोजन करिए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको पूरी ताकत देंगे। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप अश्विनी कापड़ी जी और सुशीला बेन रामबिया जो चली जा रही थी, पता है नाराज होकर जा रही थी, जल्दीबाजी में जा रही थी, उनको जबरदस्ती खींच के बुला के लाया। सुशीला बेन का बड़ा आशीर्वाद रहा है यहाँ पे गुजराती सेवा में, यहीं पर है गुजराती सेवा मंडल का, यहाँ मैं आया भी था पिछले दिनों। तो गुजराती सेवा मंडल के हमारे सभी साथी और टीपीएस के सभी साथी, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हूँ आप सौनो नमस्कार करूँ छू, नमस्कार। सर्वप्रथम रिक्वेस्ट करता हूँ दिंगरा जी, प्लीज हमारे बीएमसी के जो पदाधिकारी है दिंगरा जी और प्रफुल्ल भाई, आप स्वागत करें इसका। एयरपोर्ट साहब और थोराट साहब और एयरपोर्ट साहब का प्रफुल्ल भाई और दिंगरा जी, आप सरवनकर साहब कहाँ है? सरवनकर साहब आगे आ जाइए ना। प्रफुल्ल भाई, शेवाले साहब, यही वाटर डिपार्टमेंट के, प्लीज आ जाइए आप भी। ओके है ना, काफी ओके। हाँ सब शेवाले साहब का। अभी मैं टीपीएस की ओर से ही सबसे पहली रजूआत करता हूँ। संजय जी, भूषण जी, संजय, हाँ गुजराती में સોસાયટીનું ફોર્મેશન થઈ જાય છે। મેઇન પ્રોબ્લેમ ટીપીએસની અંદર જે છે એ દરેક જગ્યાએ જે આપને સાંભળવા મળ્યો છે એવો જ છે કે ઓસી અને કન્વેન્સ આ બે બિલ્ડર તરફથી કે લેન્ડલોર્ડ તરફથી મળતા નથી। વારંવાર એ લોકો જોડે મીટિંગો કરીએ છીએ। મારી પોતાની સોસાયટીની વાત કરું, હું અહીંયા જ રહું છું ટીપીએસની અંદર, તો મીરા બિલ્ડિંગ કોઓપરેટિવ હાઉસ સોસાયટી, જ્યાં સાવરકરની સામે જ જે છે, વારંવાર ઇવન એટલે સુધી કહેવા છતાં બી